नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 13 दिसंबर को ही आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, लगभग में श्योर है ये। हालांकि चल रहा है कि आगे बढ़ेगा पीछे होगा। 13 दिसंबर को सबसे ज़्यादा संभावना है कि आपका पीटी एग्ज़ाम हो। 21 दिन बस बचे हुए हैं। आज 21 तारीख है। इस महीने में 9 दिन है और अगले वाले महीने में करीब में 12 दिन आपको मिलेगा। 21 दिन के पश्चात आपका एग्ज़ाम होगा। हाँ, पिछले 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से भी कई सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन ये जो अंतिम का 20 दिन है, इसको लेकर कई सारे लोग वीडियो बना रहे क्या करना है। कुछ भी खास नहीं करना होता है, कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। जो आप कर रहे थे उसी को बस आगे करते रहना होता है। आप अभी तक पढ़ाई कर रहे थे तो उसी को, स्टडी को बिल्कुल ही कंटिन्यू कीजिए, उसमें आवर बढ़ाइए ही, कम बिल्कुल ही मत कीजिए। जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, नए सेट का प्रैक्टिस अब बिल्कुल भी नहीं करना है। अंतिम के 20 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अभी तक प्रैक्टिस किया है उसका रिवीजन कीजिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि एमसीक्यू जहाँ से भी प्रैक्टिस करें उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स मैंने बोला था कि आप जहाँ से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो उसके कठिन फैक्ट को या जो फैक्ट आपको नहीं आ रहे हैं उसको अलग से नोट डाउन करते चलिएगा। अंतिम के 15 दिनों में आपको काम आएगा। तो वो आ तो गया अंतिम का 15 दिन। अब आपको वो एमसीक्यू जितने भी आपने लगाए हैं आपको उसको रिवाइज करना होगा। जितने एमसीक्यू अभी तक लगाए हैं केवल उसी का रिवीजन ही करने बैठेंगे तो अगला 10 दिन आपका निकल जाएगा। ओके, इसीलिए आपके पास में समय बिल्कुल भी नहीं है और पढ़ना बहुत सारा कुछ है। एमसीक्यू पहले रिवाइज कीजिए। जहाँ से भी जो भी एमसीक्यू लगाया था, करंट का लगाया हो, स्टैटिक पोर्शन का लगाया हो, साइंस का, जीएस का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, उसको रिवाइज करना है पहले। और रिवीजन करने के पश्चात जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आती हो, जिस टॉपिक में आती हो, जिस चैप्टर में आता हो, उसको एक बार फिर से पढ़ लिया। बस यही करना है अंतिम के 20 दिनों में, और कुछ भी खास नहीं करना है। ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, ढिका, इसमें आपका समय बर्बाद होता है। स्ट्रैटेजी अब बनाने का समय ही नहीं है। कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर और पढ़ाई वाले वीडियोज़ पर। ओके, कल हम लोग करंट का जो एमसीक्यू कर रहे थे उसके आगे का एमसीक्यू आज हम करेंगे। इसमें अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर मैं करवा रहा हूं। अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर मैं करवा रहा हूं। ओके, पहला सवाल है आज का कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। तो ये मुंबई में है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इधर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह ग्रामीण विकास के एक अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थान है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन में काम करता है। नहीं, ये वित्त मंत्रालय के अधीन में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है ये। इसका उत्तर हो जाए केवल पहला यहाँ पर सही दिया हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1981 में कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ये आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो सी 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड, जिस प्रकार से आपको बैंक वाले फ़ोन करते क्रेडिट कार्ड है ले जाइए, बाद में पैसा दे दीजिएगा, अभी खर्च कीजिए, उसी प्रकार का केसीसी है जरा, जिसको बड़ा ही परिवर्तनकारी माना जाता है एग्रीकल्चर के रिफॉर्म में। तो ये 1998 में शुरू किया गया था। अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये भारत में किया गया है। एक विशाखापत्तनम के तट पर किया गया है। मालाबार अभ्यास क्वाड का अभ्यास माना जाता है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अमेरिका और कौन बंधु हो तो जापान, ये भाग लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। वहाँ पर नेवी का अच्छा खासा वहाँ पर डेवलपमेंट है। तो नेवी का वहाँ पर अभ्यास वगैरह बहुत सारे आयोजित होते हैं। तो मालाबार अभ्यास भी वहीं पर आयोजित हुआ है। निम्न से कौन सा देश मालाबार अभ्यास का हिस्सा नहीं है, तो दक्षिण कोरिया हिस्सा नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। आपको तो बता ही दिया मैंने कौन कौन शामिल था। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इसमें शामिल था। अभ्यास काकाडू कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अभ्यास काकाडू कहाँ पर है, तो काकाडू ही नाम है इसका, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अभ्यास काकाडू रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। रॉयल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था ऑस्ट्रेलिया एक समय में। कुछ दिन पहले तक लॉन्ग लिव किंग के गाने गाते हैं ये अभी भी।
द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है जो अंतर संचालन समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए देशों को एक साथ लाता है। इस अभ्यास में युद्ध से लेकर मानवीय कार्यों तक की विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इसमें नई प्रौद्योगिकी सब कुछ शामिल होता है। तो ककाडू अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु के श्री सिंहेश्वर मंदिर में 2 पृष्ठ ताम्रपत्र शिलालेख पर का एक सेट खोजा गया। यह किससे संबंधित है? तो ये कृष्णदेव राय से जुड़ा हुआ था। कृष्णदेव राय जो हैं ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। कई सारे निर्माण भी इन्होंने किए हैं। बाबर के समकालीन थे ये, बाबर के समकालीन थे। बाबर जब भारत आया तो उस समय विजयनगर के शासक यही थे। अब उसी ताम्रपत्र के बारे में डिटेल सवाल को हल करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु से प्राप्त 2 पृष्ठीय ताम्रपत्र शिलालेख के एक सेट के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस शिलालेख पर पांड्य साम्राज्य की मुहर है। शिलालेख में चंद्रगिरी के राजा द्वारा ब्राह्मणों के गांव में दान करने का उल्लेख है। यह संस्कृत में लिखा गया है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? दूसरा तीसरा सही है। ये तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले के मापेदू गांव में सिंहेश्वर मंदिर में मिला है और ये विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करता है, न कि पांड्य साम्राज्य से। तो पांड्य से नहीं है, ये विजयनगर साम्राज्य से है, इसीलिए पहला गलत था। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कृष्णदेव राय किससे संबंधित हैं? तो किस वंश से हैं? तो तुलु वंश से हैं। तुलुवा वंश जिसको कहा जाता है, तुलुवा या तुलुब, ये संगम, सुलुब, तुलुब, अराविडु, अराविडु ये वंश है अलग अलग किस्में। तो विजयनगर में शासन करने वालों वंश हैं ये। विजयनगर में जिन्होंने शासन किया उनके अलग अलग वंश हैं ये। आप एक काम कर सकते हैं कि इस वंश को आप क्रम में लगाकर बता सकते हैं कि किस वंश ने कब शासन किया है। ओके, विजयनगर साम्राज्य 1509 से 1529 तक कृष्णदेव का शासन रहा है। कृष्णदेव राय के बाद 1530 में अच्युत राय ने और फिर उसके बाद 1542 में सदाशिव राय ने शासन संभाला। उन्हें विभिन्न उपाधियों के से जाना जाता है। इसमें कन्नर राय, कन्नर राज राम रमन शामिल थे। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान राजाओं किनको? तो विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय को गिना जाता है। निम्न से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, रचना कौन सा नहीं किया गया है? तो परिजात पहरानम ये उनके द्वारा रचित नहीं है। मदालसा चरित, जाम्बती कल्याण, अमुक्त माल्यद ये तीनों कृष्णदेव राय जी के द्वारा रचित है। कृष्णदेव राय जी के द्वारा रचित है। ओके, और इसको किसने रचा? इसको रचा है, 1 मिनट यहाँ पर होगा, देखिए लिखा हुआ नंदी तिम्मन, नंदी तिम्मन नाम था जिन्होंने इसको रचा है। कृष्णदेव राय के साम्राज्य में कई सारे अलग अलग भाषाओं के राजा अलग अलग भाषाओं के लेखक रहते थे। हु वाज फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो ये हरिहर और बुक्का था। हरिहर और बुक्का ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सैनिक भी रहे थे। इन्होंने ही बाद में विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर नामक कोई साम्राज्य था, ये बहुत बाद में पता चला है भारतीय इतिहासकारों को कि विजयनगर साम्राज्य का कोई हिंदू साम्राज्य था, हिंदू राज्य था वहाँ पर। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में। ओके, अगला सवाल है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में किया है। 1510 के आसपास बीजापुर के सुल्तान के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने विजयनगर के सहयोग से गोवा पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य को बंदूकें, अरबी घोड़े उपलब्ध कराए, जबकि कपास, चावल, चीनी, मसाले, नील व लकड़ी का निर्यात किया गया। विजयनगर शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर जैसे भव्य मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि विश्व खाद्य दिवस 2024 का विषय क्या था? थीम क्या था इस बार का? तो थीम था इस बार का बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार, बेहतर राइट फूड फॉर द बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। यही था इस बार का थीम विश्व खाद्य दिवस का। अगला सवाल है कि विश्व खाद्य दिवस 1946 में खाद्य व कृषि संगठन FAO की स्थापना का प्रतीक है। FAO की स्थापना इसी तिथि को किया गया था, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस इसी तिथि को मनाया जाता है। अगला है कि यह दिवस वर्ष 1979 में अस्तित्व में आया। उपरोक्त में से सही कथन केवल B हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यह दिन 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा खाद्य व कृषि संगठन की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन प्रतीक है। हालांकि विश्व खाद्य दिवस 1979 में FAO के 20वें सत्र के दौरान अस्तित्व में आया था। वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया और भोजन के अधिकार को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के द्वारा भी मान्यता दी गई है। हाल ही में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान चर्चा में था। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 2021 ईस्वी में PM गति शक्ति मास्टर प्लान योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था।
पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे परिवहन परियोजना के समन्वय और निष्पादन के लिए लॉन्च किया गया था। इसे आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? और अगला है कि यह एक गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन सा कथन सही है। तो केवल तीसरा सही है यहाँ पर। 2021 से भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के समन्वय और निष्पादन के लिए महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पहल को शुरू किया था। पीएम गति शक्ति तो 10 बार पढ़ाया है आपको। 100 लाख करोड़ रुपए का परिवर्तनकारी पहल है ये, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में भारत का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाना है। इसे BISAGN भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। अगला सवाल है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में आपको विचार करना है। 16 मंत्रालय के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इसका ध्यान कपड़ा क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल हब जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने पर है। रक्षा गलियारा इस योजना का हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर भी इसी परियोजना के एक्सपेंशन में शामिल है। निम्न से कौन पीएम गति शक्ति 6 के स्तंभों का हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है इसमें से? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे के सारे हिस्से हैं। पीएम गति शक्ति के 6 स्तंभ बनाए गए हैं। 6 स्तंभ बनाए गए हैं। 6 स्तंभ हैं। कौन कौन सा? व्यापकता, प्राथमिकता, निर्धारण और अनुकूलन, समन्वय, विश्लेषणात्मक क्षमताएं, गतिशील निगरानी। ये सारे के सारे इसी के 6 स्तंभ हैं, जिस स्तंभों को लेकर पीएम गति शक्ति प्लान काम करता है। न्याय की देवी में परिवर्तन किया गया है। हाल ही में न्याय की देवी में सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन किया है। न्याय की देवी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्राचीन रोम में हुआ था। प्राचीन रोम में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। न्याय की देवी की उत्पत्ति प्राचीन रोम में हुई थी, जहाँ उन्हें यूस्टिस्तिया कहा जाता था। उन्हें न्याय, समानता और नैतिकता की देवी माना जाता है। प्राचीन ग्रीस में इन्हें डाइक कहा जाता था और तराजू न्याय की समानता का प्रतिनिधित्व करता है। तलवार न्याय की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और आंखों पर पट्टी न्याय की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है न्याय की देवी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यायपालिका और कानूनी प्रणाली का प्रतीक है। इसकी आंखों पर पट्टी न्याय की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। पुस्तक ज्ञान का और कानून का प्रतिनिधित्व करती है। याद है, हाथ में से तलवार को हटा करके संविधान की पुस्तक डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न्याय का जो जस्टिस की देवी है, जस्टिस लेडी जो इनको कहा जाता है, जो खड़ी रहती है, कोर्ट वगैरह में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने, उन्हीं के रूप में परिवर्तन किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। सारे कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर मिसटाइप है। A, B, C, D है। डी ऑप्शन यानी कि अंतिम ही है। यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि न्याय की देवी का महत्व और प्रतीक यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ऊपर ही मैंने आपको समझाया कि तलवार, तराजू, आंखों पर पट्टी, पैमाना, पुस्तक, इन सब का क्या प्रतीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं कि हाल ही में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की गई। तो मैथिली भाषा की मांग की जा रही है। ये बिहार की भाषा है, जिसको भारत के संविधान में 8वीं सूची में जगह दिया गया है। इसके लिए बिहार के लोग मांग कर रहे हैं, खासतौर से मिथिलांचल के लोग मांग कर रहे हैं इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए। लेकिन पहले बिहार सरकार तो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे। बिहार में उर्दू और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैथिली नहीं है। हालांकि भारत सरकार के 8वीं सूची में शामिल है, वहाँ पर भाषा के रूप में मैथिली को जगह दिया गया है। अब इसका इतिहास 1100-1200 हर वर्ष पुराना है और मांग की जा रही है अलग अलग प्रूफ के आधार पर कि अगर आप असमिया को दे सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, तो आपको मैथिली को भी देना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पंजाबी कोई शास्त्रीय भाषा में नहीं आती है। बाकी तमिल, बंगाली और असमिया ये तीनों के तीनों शामिल हैं। ओके, तमिल होगा। तमिल को 2004 में मान्यता मिला है, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 8, मलयालम 13, उड़िया 14 और मराठी 24, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को 2024 में दर्जा दिया गया है। आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है।
आर्थिक विज्ञान में स्वीडिश रिक्स बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी तय किया गया है डेरॉन एशमोगलू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स ए रॉबिन्सन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है आर्थिक विज्ञान पुरस्कार 2024 किसके लिए दिया गया है? तो क ख ग यहाँ पर दिया हुआ है। संस्थाएं कैसे बनती हैं? परिवर्तन के कारण, शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोत, बैंक और वित्तीय संकट पर शोध, न्यूनतम मजदूरी किसके लिए दिया गया है? तो संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे किसी देश की अच्छी संस्थाएं जैसे RBI, नीति आयोग, ये जो संस्थाएं हैं देश में जैसे DRDO, ये देश के समृद्धि को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, इसी को लेकर इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। ये सबसे लेटेस्ट आपका करंट अफेयर है, इससे लेटेस्ट और कोई करंट अफेयर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि SCO शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक का स्थान क्या था इस बार? तो ये इस्लामाबाद में हुआ है, बैठक इस्लामाबाद में हुआ है। 23वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में आयोजित की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे आसान सवाल है, शहबाज शरीफ हैं वर्तमान में, जो चर्चा में ही रहते हैं। आरोप है कि उन्होंने चुनाव धांधली करके जीता है सेना की मदद से। तापी परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसे कच्चे तेल पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पाइपलाइन लगभग 1600 किलोमीटर लंबी होगी। विश्व बैंक 2003 से इस योजना में शामिल है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल दूसरा यहाँ पर सही। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कच्चा तेल नहीं बल्कि ये पाइप में प्राकृतिक गैस को लेकर था, नेचुरल गैस को लेकर था। और विश्व बैंक नहीं है इसमें शामिल, बल्कि एशिया डेवलपमेंट बैंक शामिल है, ADB शामिल है। इसीलिए पहला और तीसरा यहाँ पर गलत था। इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। तापी इसको कहा जाता है। तापी परियोजना कब शुरू की गई थी बंधुओं? तो ये शुरू किया गया था 2015 में, लेकिन बस शुरू ही किया गया, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। RATS क्या है? RATS क्या है? तो यह आतंकवाद विरोधी निकाय है। रैट्स कहा जाता है इसको। ये SCO का एक निकाय है, SCO का एक निकाय है, SCO का है ये। RATS के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2002 में SCO की बैठक के दौरान की गई थी। यह आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने पर काम करता है। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। इसकी राजधानी ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान की तो कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में SCO स्थापित हुआ है। 2001 में SCO स्थापित हुआ है। कौन सा देश SCO का सदस्य नहीं है इसमें से? तो मंगोलिया सदस्य नहीं है इसमें से, मंगोलिया नहीं है। बाकी चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, ईरान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस, ये सारे के सारे सहयोगी हैं। और जो SCO की आधिकारिक भाषा है वो है रूसी भाषा, और चीन की मंडारिन जो भाषा है, जिसको चाइनीज़ आप लोग कह देते हैं, वही भाषा है किसका? तो SCO का आधिकारिक भाषा है। असम समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1985 में असम स्टूडेंट यूनियन, राजीव गांधी और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। आसू कहा जाता है इस संगठन शॉर्ट फॉर्म में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 निम्नलिखित से संबंधित है। ये चर्चा में था, इसको लेकर फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए मैंने ये करवाया था। बिल्कुल ताज़ा करंट अफेयर है ये। प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता से संबंधित है ये, और बिल्कुल बहुत ही लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। तो अगला है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 कब जोड़ी गई है? तो ये 1985 में जोड़ा गया है, 1985 में जोड़ा गया है। यह धारा असम समझौते के परिणाम स्वरूप जोड़ी गई थी। हाल ही में याहिया सिनवार की हत्या कर दी गई। वह कौन था? तो ये था हमास राजनीतिक ब्यूरो का अध्यक्ष था, और इजराइल ने मारा था, उसका वीडियो भी जारी किया था। याहिया सिनवार, हाल ही में इजराइल ने हमास प्रमुख याहिया सिनवार की हत्या कर दी है। हाल ही में रफ़ा समाचार में था। यह कहाँ पर स्थित है? ये फिलिस्तीन में गजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित है। गजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित है। और अगला है ट्विलाइट जोन के बारे में। ट्विलाइट जोन चर्चा में था और इसको मैंने करवाया था आपको। यह महासागर का 200 से 1000 मीटर के बीच का क्षेत्र होता है। 200 से 1000 मीटर, 1000 मीटर ज़्यादा नहीं हो गया। इसे डिस्फोटिक जोन या मेसोपोलाजिक जोन के नाम से भी जाना जाता है।
आपको ट्विलाइट जोन मैंने पढ़ाया था कि भाई ये चर्चा में रहता है, पूछा भी जाता है, कृपया पढ़ लीजिए इसको। कुछ जीव भोजन खोरने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं, कुछ जीव भोजन खोजने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं क्या यहाँ पर? इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों का तीनों सही है। गोधूली क्षेत्र एक विशेष पारिस्थितिक क्षेत्र है, ट्विलाइट कहा जाता है। गोधूली बेला का मतलब होता है जहाँ पर हल्की सी प्रकाश रहे, बाकी अधिकांश अंधेरा ही रहे, जो कई असाधारण जीवों का घर है। इस क्षेत्र के जीव ने कई तरह से जीवन के लिए खुद को अनुकूलित किया है। कुछ जीव स्वयं को छिपाने, भोजन ढूंढने, साथी को आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस या जीवित जीवों द्वारा उत्पादित प्रकाश का उपयोग करते हैं। आपने जुगनू देखा है क्या, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं? तो उसी प्रकार के जीव होते हैं यहाँ भी। कुछ प्राणियों के मुंह बड़े होते हैं ताकि वो अंधेरे में दुर्लभ शिकार से मुठभेड़ में अधिकतम लाभ उठा सकें। इस प्रकार के जीवों का वहाँ पर पारिस्थितिक बन जाता है। ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया गया मॉस्को में, मॉस्को रूस में किया गया है, मॉस्को। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुआ था। ब्रिक्स के नए सदस्य कौन हैं इनमें से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई। तो ये सारे के सारे नए मेंबर हैं, सारे नए मेंबर हैं। इनमें से मिस्र में थोड़ा बहुत लोकतंत्र है, बाकी तो आपको पता ही है कहीं पर कोई लोकतंत्र है नहीं। रूस, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के रूप में पुनः ब्रांडिंग में शामिल, मतलब ब्रिक्स प्लस ग्रुप में ये लोग शामिल हुए हैं। और भी कई सारे देश जुड़ना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान भी जुड़ना चाह रहा था, लेकिन भारत ने अपोज किया कि इसे पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहिए। नवीनतम देश बन गए जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पिछले ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आमंत्रित किया गया था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई में मान सकते हैं। कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ है? तो 2021 में हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्मेट में हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटा उपवर्गीकरण लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा ने लिया है। एससी कोटा में उपवर्गीकरण लागू किया जाएगा, जिसको एक्सट्रीम एसटी ईएसटी करके नया एक आरक्षण के श्रेणी बनाया जाएगा, और जो एससीओं को आरक्षण मिला हुआ है उसी में थोड़ा सा सीट इनके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। हाल ही में वंचित अनुसूचित वर्ग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो हरियाणा में वंचित किया गया है वंचित अनुसूचित वर्ग, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट इनको कहा जाता है, शेड्यूल क्लासेस ग्रुप में। हरियाणा में किया गया इनको वर्गीकृत। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा मामला एससी और एसटी सैनिक उपवर्गीकरण से संबंधित है इनमें से? तो पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह का मामला है। 2024 को इसमें वैधता बरकरार रखा गया है। 2024 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने इसके वैधता को बरकरार रखा है। 1/2024 को सुप्रीम कोर्ट के मामले पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी को उपवर्गीकृत करने के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य अनुसूचित जाति जनजातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं ताकि सबसे वंचित समूहों की पहचान की जा सके, उन्हें अधिक केंद्रित लाभ प्रदान किया जा सके। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हरी झंडी दे दिया है। गैर गतिज युद्ध, या जिसको व्हाट इज नॉन काइनेटिक वॉरफेयर इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा इसको, ये क्या है? तो प्रत्यक्ष पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के बिना जो युद्ध होता है इसी को कहा जाता है कि भाई ये क्या है? तो ये गैर पारंपरिक युद्ध की तकनीक है। कर्मयोगी सप्ताह 2024 की अवधि क्या थी? इस 2024 में कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो अक्टूबर 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक कर्मयोगी सप्ताह मनाया गया है। कर्मयोगी सप्ताह ये दरअसल में सिविल सर्वेंट जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। ये सामान्य तौर पर कर्मयोगी सप्ताह का संबंध है किनसे? तो सिविल सेवकों की शिक्षा इत्यादि से संबंधित है। सेलिब्रेट द लर्निंग ऑफ सिविल सर्वेंट, इससे संबंधित है। ये इसी संबंधित है कि सिविल सर्विसेज के जो अभी वर्तमान में हैं, आप नहीं, तैयारी करने वाले नहीं, जो ऑलरेडी बन गए हैं, उनके अंदर नैतिक और सामाजिक ज्ञान को डेवलप किया जाए। उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है वो खुद को महाराजा ना समझें, वो खुद को मालिक ना समझें, बल्कि सिविल सेवक समझें, आपके नौकर समझें वो खुद को। लेकिन आप कभी उनसे मिलिएगा, बात करिएगा तो आपको लगेगा कि भाई ये महाराज हैं इस जिले के, आप भी उसी माइंडसेट से जाएंगे। मिशन कर्मयोगी कब लॉन्च किया गया था? तो 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में आई गॉट प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सिविल सेवकों के लिए शिक्षण मंच है। सिविल सेवकों के लिए शिक्षण मंच है। हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में किया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन
स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज कहाँ पर, तो ये दिल्ली में हुआ है। इसके लिए तो आपको मैसेज भी आया होगा, दिल्ली में रह रहे होंगे तो आपको मैसेज आया होगा कि आप भी आ सकते हैं इसमें शामिल होने के लिए। अगला है कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर 2 साल में होता है और ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के लिए अध्ययन की अगली अवधि को परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा हर 4 साल में आयोजित होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 वर्षों पर होता है और इस बार न्यू दिल्ली में हुआ है। ITUT के लिए अध्ययन की अगली अवधि को परिभाषित करता है। WTSA 24 का यही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 4 का 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। WTSA ITU का एक शासी सम्मेलन है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का एक शासी सम्मेलन है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, इसी का सम्मेलन था। इसमें क्या क्या चीज़ें था भाई कि भारत में या दुनिया में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप के हिसाब से परिवर्तन किया जा सके और शासन किया जा सके। हाल ही 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी आयोजित हुई है। कहाँ पर किया गया है इसका, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी का विषय क्या था, तो इसका था अगली डिजिटल लहर की रूपरेखा, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय मानक। इसका अगर इंग्लिश में देखेंगे तो चार्टिंग द नेक्स्ट डिजिटल वेव, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये इसका विषय था। ये भी दिल्ली में ही हुआ है। भारत मोबाइल सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है, दिल्ली में हुआ है। वेयर इज़ द इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2024 इज ऑर्गेनाइज, तो न्यू दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। इसका विषय क्या था, तो विषय था भविष्य अब है। भविष्य अब है मतलब कि द फ्यूचर इज़ नाउ, ये इसका विषय था इस बार का। किस संगठन ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आयोजन किया है, तो इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो विश्वव्यापी प्राकृतिक निधि, ये क्या है, इसको इंग्लिश में भी देखेंगे हम लोग, हिंदी में तो गलत नाम लिखा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसका नाम है, ये इन्होंने ट्रांसलेशन में गलती किया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF जिसको कहा जाता है, इससे भी ध्यान में रख सकते हैं आप। ब्लैक कलर का पांडा जो होता है वही इसका सिंबल है। तो जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसी ने इसको रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 के बारे में कथनों पर विचार कर लीजिए। 1970 के बाद से वन्यजीवों की संख्या में 73% की गिरावट आई है। सबसे अधिक गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में हुई है। दोनों कथन सही हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसी के द्वारा लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि 1970 के पश्चात से 73% की कमी आई है और सबसे ज़्यादा कमी लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका और कैरिबिया के जो क्षेत्र हैं उनमें आई है। कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, तो वैश्विक पर्यावरण और UNEP के द्वारा जारी की जाती है, UNEP के द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रकृति कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है, देखता हूँ मैं इंग्लिश में, इन्होंने गलत लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो ग्लैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में एक जगह है, इन्होंने इसका गलत ट्रांसलेशन कर दिया है। ग्लैंड कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है WWF नेचर का। मालाबार 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये विशाखापत्तनम में किया गया है। यहाँ से रिपीट हो गया कुछ सवाल, तो अब आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं बंधुओं। आई होप आपको पसंद आया होगा। कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो रिसेंट के करंट अफेयर हैं। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। रेगुलर पढ़िएगा और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल हाई रखिएगा। अगर किसी का भी होगा तो आपका होगा, इसी माइंडसेट के हिसाब से पढ़ना है कि 70 BPSC में किसी का भी सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा, क्योंकि मैंने साल भर मेहनत की है। कोई भी, आप लड़की भी हो सकते, लड़का भी हो सकते, कोई और भी हो सकते हैं, आपका होगा। इस माइंडसेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर सही जाएगा आपका एग्ज़ाम।
एग्ज़ाम देने से पहले सब समान हैं, उस समय कोई ऊपर नीचे नहीं है। यूपीएससी वाला हो, बीपीएससी वाला हो, सब समान है एग्ज़ाम देने से पहले। एग्ज़ाम देने के पश्चात परिणाम आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो थोड़ा सा माइंडसेट सही रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर कि हाँ मुझे देकर निकालना ही है और निकलेगा ही, क्योंकि मैंने मेहनत की है। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और स्ट्रेस नहीं होगा। जितना रिलैक्स रहेंगे अंतिम के 20 दिन, मैं उसकी गारंटी ले सकता हूँ रिजल्ट की, और जितना परेशान होंगे अंतिम के 20 दिन, मैं गारंटी ले सकता हूँ नहीं होने की, है ना। दोनों चीज़ों का है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़िए मन लगाकर, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़िएगा। थैंक यू।